कल्पना कीजिए, दिल्ली का लाल किला, शाम ढल रही है, महल के अंदर शायरी की महफिल सजी है, सिंहासन पर बैठे हैं भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में वह भारत के शासक थे या सिर्फ एक नाम, एक प्रतीक, एक खोई हुई सल्तनत की आखिरी निशानी? साल है 1825। भारत बदल रहा है, लेकिन चुपचाप, क्योंकि असली सत्ता अब किसी बादशाह के हाथ में नहीं, बल्कि एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी मुगल साम्राज्य एशिया की सबसे ताकतवर सल्तनत था, दिल्ली से लेकर दक्कन तक उनका झंडा लहराता था। लेकिन 18वीं सदी के अंत तक लगातार युद्ध, कमजोर उत्तराधिकारी, आंतरिक साजिशें, इन सब ने मुगलों को अंदर से खोखला कर दिया। 1825 तक स्थिति यह थी कि दिल्ली का बादशाह सिर्फ दिल्ली शहर तक सीमित था, खजाना खाली, सेना कमजोर और राजनैतिक शक्ति लगभग खत्म। लाल किले के बाहर असली फैसले कोई और ले रहा था। 1600 में बनी एक व्यापारिक कंपनी मसाले खरीदने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। प्लासी की लड़ाई, 1751 के बाद बंगाल पर नियंत्रण मिला, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, और 1825 तक भारत का बड़ा हिस्सा इस कंपनी के प्रभाव में था। उनकी नीति साफ थी, डिवाइड एंड रूल। भारतीय रियासतों को आपस में लड़ाओ और खुद सत्ता पर बैठ जाओ। सब्सिडियरी अलायंस कई भारतीय राजाओं को मजबूर किया गया कि वे अंग्रेजी सेना रखें और बदले में अपनी स्वतंत्रता खो दें। राजा नाम का था फैसले कंपनी के। 200 साल पहले भारत एक देश की तरह संगठित नहीं था, यह सैकड़ों रियासतों में बंटा हुआ था। मराठा क्षेत्र, सिख साम्राज्य, हैदराबाद, अवध, हर जगह अलग शासक, अलग सेना, अलग कानून। यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। अंग्रेजों ने इस बिखराव का फायदा उठाया। अगर उस समय भारत एकजुट होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। बहादुर शाह जफर एक कवि थे, दिल से शायर, लेकिन समय ने उन्हें एक कमजोर शासक बना दिया। उनके पास न सेना थी, न खजाना, न असली ताकत। उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे नाम उनका, राज किसी और का। कभी कभी इतिहास में व्यक्ति दोषी नहीं होता, समय दोषी होता है। कल्पना कीजिए, शहरों की भीड़, न कारों का शोर, न बिजली की रोशनी। साल 1825 का एक भारतीय गांव। सुबह सूरज उगते ही पूरा गांव जाग जाता है। मिट्टी के घर, गोबर से लीपे आंगन, कुएं पर पानी भरती महिलाएं और खेतों की ओर बढ़ता एक किसान। लेकिन इस गांव की किस्मत उस किसान के हाथ में नहीं, वह टिकी है आसमान पर। अगर बारिश हुई तो जीवन है, अगर बारिश नहीं हुई तो भूख। 200 साल पहले भारत की लगभग 80-85% आबादी गांवों में रहती थी। हर गांव एक छोटी दुनिया था, अपना मंदिर या मस्जिद, अपनी पंचायत, अपना तालाब या कुआं, अपनी परंपराएं। गांव लगभग आत्मनिर्भर होते थे। किसान अनाज उगाता था, कुम्हार बर्तन बनाता था, लोहार औजार बनाता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था। पैसे का लेन देन कम, ज्यादातर चीजें वस्तु विनिमय से होती थीं। सुबह 4 बजे किसान उठता है, रोटी और प्याज खाकर खेत की ओर निकल जाता है। हल लकड़ी का, बैल से जुता हुआ। मिट्टी पलटते समय उसके मन में सिर्फ एक प्रार्थना होती है, हे भगवान, इस साल बारिश समय पर हो जाए। क्योंकि उस समय न ट्यूबवेल थे, न ट्रैक्टर, न उर्वरक, न फसल बीमा। खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर थी। अगर बारिश ज्यादा हो गई, फसल डूब जाती, कम हुई, फसल सूख जाती, और टैक्स वह हर हाल में देना पड़ता था, चाहे फसल हो या न हो। ब्रिटिश शासन में लगान यानी टैक्स बहुत कठोर था। 1793 में बंगाल में लागू की गई व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। किसान खेती करता था, लेकिन जमीन उसकी नहीं थी। अगर वह समय पर लगान नहीं दे पाया तो जमीन छिन जाती, कर्ज बढ़ जाता, परिवार भूखा रह जाता। कई बार किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। खाना सादा था, बाजरा, ज्वार, चावल, दाल, सब्जियां मौसमी। मांस बहुत कम, सिर्फ त्योहारों पर। कपड़े हाथ से बुने, खादी या सूती। बच्चे नंगे पांव खेलते थे। स्कूल बहुत कम थे। शिक्षा ज्यादातर अमीर या उच्च जाति तक सीमित थी। अगर 2 साल लगातार बारिश न हुई तो अकाल, भूख से मौतें।
बीमारियां, गांव खाली हो जाते थे। कोई सरकारी राहत व्यवस्था नहीं थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों की कठोर कर नीति ने अकाल को और घातक बना दिया, क्योंकि टैक्स कम नहीं किया जाता था। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा घर, कोने में रखा लकड़ी का करघा और उस पर बैठा एक बुनकर, उसकी उंगलियां धागों से जादू बुन रही हैं। ढाका की मलमल इतनी महीन कि पूरी साड़ी अंगूठी से निकल जाए। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, लेकिन कुछ ही दशकों में वही बुनकर भूख से तड़पने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? 200 साल पहले भारत सिर्फ खेती वाला देश नहीं था, यह दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। बंगाल की मलमल, बनारस की रेशमी साड़ियां, कश्मीर की शॉल, दक्षिण भारत के सूती कपड़े, यूरोप के राजघरानों तक भारतीय कपड़े जाते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, अरब, सब जगह भारतीय वस्त्र मशहूर थे। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कारीगरों पर टिका था। हर गांव में बुनकर, लोहार, सुनार, कुम्हार, ये सिर्फ काम नहीं करते थे, ये परंपरा और कला को जीवित रखते थे। फिर आया औद्योगिक क्रांति का दौर। ब्रिटेन में मशीनें चलने लगीं, भाप से चलने वाली मिलें कपड़ा बनाने लगीं। अब वही कपड़ा जो भारत में हाथ से बनता था, मशीन से तेजी से और सस्ते में बनने लगा। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्रिटिश शासन ने भारत से कच्चा माल सस्ते में लिया, ब्रिटेन में कपड़ा बनाया और फिर वही कपड़ा भारत में बेच दिया। भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स, ब्रिटिश कपड़ों पर कम टैक्स। परिणाम, भारतीय बाजार में सस्ता विदेशी माल भर गया। एक समय था जब बंगाल के बुनकर अमीर माने जाते थे, लेकिन 1820-1840 के बीच हजारों करघे बंद हो गए। कई बुनकर खेती करने लगे, कई मजदूरी करने लगे, कई भूख से मर गए। कुछ ऐतिहासिक लेखों में यह तक दर्ज है कि बुनकरों ने अपने करघे तोड़ दिए, क्योंकि अब उनका कोई भविष्य नहीं था। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, यह एक सांस्कृतिक विनाश था। अब भारत की भूमिका बदल गई। पहले वह तैयार माल बेचता था, अब वह सिर्फ कच्चा माल देने लगा। कपास, नील, मसाले और बदले में महंगे विदेशी उत्पाद खरीदता था। भारत की आर्थिक रीढ़ धीरे धीरे टूट रही थी। कई इतिहासकार इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जब कारीगर बेरोजगार हुए तो असर सिर्फ उनकी जेब पर नहीं पड़ा। परिवार टूटे, बच्चों की शिक्षा रुकी, कर्ज बढ़ा, गांव की आत्मनिर्भर व्यवस्था कमजोर होने लगी। अब गांव पहले जैसा आत्मनिर्भर नहीं रहा। कल्पना कीजिए, एक गांव जहां हर इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसकी जाति से होती है। एक लड़की जिसकी शादी 10-12 साल की उम्र में तय हो जाती है। एक विधवा जिसके लिए समाज में कोई जगह नहीं। 200 साल पहले का भारत सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी नहीं झेल रहा था, वह अपनी ही सामाजिक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय समाज पूरी तरह जाति आधारित था। 4 मुख्य वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा जटिल थी। सैकड़ों उपजातियां और उनसे जुड़ी सामाजिक सीमाएं। किस कुएं से पानी भर सकते हैं, किस मंदिर में जा सकते हैं, किसके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, सब कुछ तय था। छुआछूत आम थी। निचली जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं, सम्मानजनक काम नहीं, सामाजिक बराबरी नहीं। गांव की पंचायत अक्सर उच्च जाति के लोगों के नियंत्रण में होती थी। 200 साल पहले महिलाओं की स्थिति बहुत सीमित थी। बाल विवाह, 10-12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। विधवा जीवन, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो महिला का जीवन लगभग समाप्त माना जाता था। सफेद कपड़े, सामाजिक अलगाव, पुनर्विवाह लगभग असंभव। सती प्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी, जहां विधवा को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। यह हर जगह नहीं था, लेकिन जहां था वहां यह एक भयावह सच्चाई थी। हर अंधकार में एक चिंगारी होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में कुछ लोगों ने समाज को बदलने की ठानी। उनमें से एक नाम था राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर किसी महिला को जलाना मानवता के खिलाफ है। उनके प्रयासों से 1838 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह सामाजिक जागृति की शुरुआत थी। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू हुई। नई किताबें, नई सोच, नए विचार। एक नया मध्यम वर्ग उभरने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, क्या जाति जन्म से तय होनी चाहिए? क्या महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए?
क्या समाज बदला नहीं जा सकता? यह वही समय था जब सुधार आंदोलनों की नींव रखी जा रही थी, लेकिन बदलाव आसान नहीं था। समाज के कई हिस्से सुधारों के खिलाफ थे। जो लोग सुधार की बात करते उन्हें परंपरा विरोधी कहा जाता, लेकिन इतिहास गवाह है हर बदलाव संघर्ष से आता है। साल 1857, गर्मी की एक तपती दोपहर, मेरठ की छावनी में खड़े भारतीय सिपाहियों की आंखों में गुस्सा था। यह गुस्सा सिर्फ एक कारतूस का नहीं था, यह गुस्सा था वर्षों के अपमान का, भारी लगान का, सामाजिक हस्तक्षेप का, आर्थिक शोषण का, और फिर एक चिंगारी भड़की जिसने पूरे भारत को आग की लपटों में बदल दिया। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे दशकों का असंतोष था। आर्थिक कारण, किसानों पर भारी लगान, कारीगरों की बर्बादी, भारतीय उद्योग का पतन। राजनीतिक कारण, रियासतों का विलय, शासकों की शक्तियों का ह्रास, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां। सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप का डर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका। भारतीयों को लगने लगा था कि उनकी पहचान खतरे में है। नई एनफील्ड राइफलें आईं, उनके कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए यह धार्मिक अपमान था। मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े और उन्होंने लाल किले में प्रवेश किया। उन्होंने वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। इतिहास ने एक बार फिर उन्हें केंद्र में ला खड़ा किया। विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार हर जगह बगावत की लपटें उठीं। सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार, आम नागरिक भी इस संघर्ष में शामिल हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे योद्धा सामने आए। यह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, यह पहली बार था जब अलग अलग वर्गों ने एक साझा दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अंग्रेजों की सेना संगठित और शक्तिशाली थी। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह को कुचलना शुरू किया। दिल्ली पर फिर कब्जा हुआ। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1878 तक विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोग मारे गए। 1857 का विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बीज बो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत की सत्ता संभाली। यह एक नए दौर की शुरुआत थी। दोस्तों, 1857 की आग भले ही बुझा दी गई, लेकिन उस आग की चिंगारी भारत की आत्मा में जलती रही। 200 साल पहले का भारत गरीबी, संघर्ष, अन्याय और बदलाव की कहानी था, लेकिन उसी संघर्ष ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह उस सफर की शुरुआत है जिसने 1947 तक भारत को आजादी दिलाई। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, क्या 1857 को आप पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं?